प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं आपका भाई विशाल उपाध्याय। बचे हुए 17 और 18 दिन को की स्ट्रेटजी आपके सामने लेकर के उपस्थित हूँ अपनी व्यक्तिगत राय। इन 17 और 18 दिनों में आप क्या कर सकते हैं? इन 17 या 18 दिनों में मेरे हिसाब से आप सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक मॉक टेस्ट लगाए नहीं हैं और तैयारी अच्छी है, तो वो 2 से 3 प्रैक्टिस टेस्ट करके देख लें। प्रैक्टिस सेट यदि आप कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अभी तक कौन सा हिस्सा आपका कमज़ोर चल रहा है। और जिन बच्चों ने प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं लगातार और कर लिए हैं, वो नया प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ना खरीदें और ये प्रैक्टिस सेट आप छोड़ दें अब, क्योंकि अब समय है रिवीजन का। मैं मानता हूँ कि आपकी भर्ती में बच्चे 3 तरीके के होंगे। पहला वो जिनकी तैयारी बहुत बढ़िया है, जो ये सोच रहे कि पेपर फाड़ देना आपकी बार, ठीक है, जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि तैयारी बढ़िया है, पेपर तो फाड़ के आना। दूसरा वो बच्चे होंगे जो थोड़े अप है, थोड़े डाउन है, जिन्हें पास होने की पूरी पूरी उम्मीद है लेकिन फेल होने का भी उतना ही डर है। तीसरा वे बच्चे होंगे जो भर्ती आने के बाद ही तैयारी में लगे थे या उससे 2 4 5 महीने पहले तैयारी में लग रहे थे, लेकिन तैयारी अभी वहाँ तक नहीं पहुँची, वही 60 70% के आसपास उनकी घूम रही। चौथा वे बच्चे होंगे जिन्होंने 60,000 भर्ती देखी, 400 रुपये डाल के फार्म भर दिया और पेपर देने चले जाना है। उन्हें तो आप अलग ही कर दो, ठीक है ना। तो पहली जो हमारी कैटेगरी रहेगी जिनकी तैयारी बढ़िया है, वो बच्चे बिल्कुल भी मॉक टेस्ट अब ना करें। यदि किसी ने अभी तक नहीं किए हैं तो वो 2 3 प्रैक्टिस सेट लगा ले अपने 1 2 तारीख तक, और उसमें देख ले कि कौन सी चीज़ उसकी कमज़ोर चल रही है, कौन सी चीज़ उसकी मजबूत है, तो जो कमज़ोर चीज़ है उसका रिवीजन कर ले, ठीक है। दूसरा, जिनकी तैयारी अभी अप डाउन चल रही है, पास होने की उम्मीद, फेल होने का डर वाले, उन्हें सभी को पता चल गया होगा कि कहाँ तुम कमज़ोर हो और कहाँ मजबूत हो। वहाँ से नंबर खींचने की कोशिश करें, जो हिस्सा अभी तक कमज़ोर है उसे अपने को मजबूत बना ले। 17 18 दिन है, रिवीजन कर सकते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। तीसरी कैटेगरी वाले जो बच्चे अभी लगे थे या जिनकी तैयारी 60 से 70% है, वो तो किताबों को बिल्कुल चाट जाओ। उन्हें कोई प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत नहीं, उन्हें सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है। दूसरा, वो मैथ भी ना करें। वो सोचें कि अब हम गणित कर लेंगे, गणित जो चैप्टर हमने अभी तक करे भी नहीं है उन्हें भी तुम पढ़ लोगे या याद कर लोगे, नहीं। उनके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, जो सीधे साधारण लैंग्वेज में होंगे, वन लाइनर क्वेश्चन, वो तो आप सीख सकते हो, लेकिन आप गणित में नया कुछ नहीं सीख पाओगे। तो ऐसी गलती कतई ना करें कि आपका समय बर्बाद हो, ठीक है। समय बर्बाद नहीं करना है। इन 18 दिनों को हमें बिल्कुल पूरी तरीके से निचोड़ लेना है। जिन बच्चों की तैयारी बढ़िया है, वो बच्चे अपने चैप्टर को बांट ले जहाँ जहाँ कमियाँ हैं, और सेलेबस को भी बांट लो जो उन्हें रिवाइज करना है। रिवाइज किस तरीके से करेंगे? देखो, सब्जेक्ट हमारे, एक सब्जेक्ट तो होता है हमारा बहुत मजबूत है, हमें उसे करने की आवश्यकता नहीं है। एक सब्जेक्ट हमारा होता है बहुत कमज़ोर है, जिसे हमें ये सोचते हैं कि ये किसी तरीके से हमारे दिमाग में घुस जाए, ठीक है। एक सब्जेक्ट बीच में रहता है। अच्छा, मैथ के लिए मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों का मैथ अच्छा है और जिनकी मैथ कंप्लीट है बहुत बढ़िया तरीके से, वो मैथ करने की गलती कतई ना करें बिल्कुल भी। मैथ करने की उन्हें आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जितना मैथ उन पर आता है वो वहाँ कर ही देंगे। और जो 1 2 सवाल यदि कोई ऐसा अटक रहा है जो अभी तक नहीं सीखा या सीख रखा है लेकिन होता नहीं एग्ज़ाम में, उसे देख लेंगे आप कि वो क्यों नहीं हो रहा, उसे निकालने की कोशिश कर लेंगे। फालतू में समय वेस्ट ना करें। प्रैक्टिस सेट भी इसीलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस सेट 2 घंटे का प्रैक्टिस सेट है। 1 2 घंटा आप प्रॉब्लम लेंगे तो 3 4 घंटे आपके दिन के व्यर्थ चले जाएंगे, और 4 घंटे में मैं मानता हूँ आपका बहुत ज़्यादा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए जो सब रिवाइजन पे, रिवीजन पे। जो सब्जेक्ट आपका बिल्कुल मजबूत है उस सब्जेक्ट को आप अलग रखिए। जो सब्जेक्ट आपका थोड़ा मजबूत है उस सब्जेक्ट को रखिए। फिर जो सब्जेक्ट सबसे कमज़ोर है उसे रखिए। और जो सब्जेक्ट आपने अभी तक पढ़ाई नहीं है, जो टॉपिक आपने अभी तक पढ़ाई नहीं है, उसे बिल्कुल अलग रख दीजिए, ठीक है। 4 तरीके से आप अपने सिलेबस को बांट लेंगे। अब जो सब्जेक्ट आपका बिल्कुल मजबूत है उसे सबसे पहले कर लीजिए। उसके 2 या 3 दिन आप बांट लीजिए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो भी आपको लगते हो उतने आप बांट लीजिए, और वो आपका धड़ाधड़
उसे क्लियर कर दीजिए, ठीक है, वो हो जाएगा, उसे अलग रख दो। दूसरा, जिन बच्चों ने अभी तक यूपी की जीएस या यूपी की करंट या करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी, वे बच्चे जो भी ये सोच रहे हो कि बाद के 3-4 दिनों में हम इसे कवर कर लेंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आप अभी से उसे कवर करने में थोड़ा थोड़ा लग जाओ, 1 घंटा 2 घंटा जो भी आप देना चाहते हो, ठीक है। यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं या कोई काम में लगे हुए हैं तो उसे कुछ दिन के लिए, 17-18 दिन के लिए भूल जाएं। अगर ऐसा कर सकते हो तो ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि 17-18 दिन के बाद आप बहुत अच्छा कर पाएंगे तो आपको खुद ब खुद संतुष्ट रहेगा और काम में भी आपका मन लगेगा। उसके बाद जिन बच्चों का जीएस थोड़ा कमज़ोर है वो जीएस पे ज़्यादा ध्यान दें। जीएस को कोशिश करें कि पूरी रिवाइज हो जाए और अच्छे से, जितनी भी आप रिवाइज करो वो आपके दिमाग में बैठी हुई हो। दूसरा, जो मेरे भाई हमारा सब्जेक्ट सबसे कमज़ोर हो, उस सब्जेक्ट के लिए आप डेली थोड़ा थोड़ा उसे रिवाइज करते चलें, मजबूत की साथ साथ में उसे थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलें। उससे क्या होगा, वो धीरे धीरे कवर होता चला जाएगा। वरना ऐसा ना हो कि आप मजबूत मजबूत करने के चक्कर में रह जाओ और बाद में वो हो छूट जाए तो वो कमज़ोर, बिल्कुल ही कमज़ोर रह जाएगा, ठीक है। और आपकी जो जीएस है, जीएस को भी आप बांट लें हिस्सों में, क्योंकि जीएस यदि आप हिस्सों में बांट लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। क्योंकि ये वो वक्त नहीं है कि आप बुक का ढेर लगा लेंगे, किताबों का ढेर आपके पास रखा हुआ होगा और आप चिट्टी की तरह ऐसे सामने से घुमाओगे और किताब ऐसे फेंक दोगे, सामने से घुमाओगे ऐसे फेंक दोगे, नहीं। जीएस में भी आप यही करेंगे, जो भी विषय आपका सबसे मजबूत है उसे सबसे पहले कर लेंगे, फिर धीरे 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 उसे जो सबसे कम, मतलब जो उससे कम, जो उससे कम, जो उससे कम करते चले जाएंगे। रीजनिंग और मैथ के लिए मैंने बता दिया, जो आपकी कमज़ोरी हो, नया सीखने की बिल्कुल कोशिश ना करें। मैथ में खासकर, मैथ में बिल्कुल भी नया सीखने की कोशिश ना करें। जो आपकी कमज़ोरी हो उसका रिवीजन कर लें, उसमें सुधार कर लें। रीजनिंग में आप कुछ चीज़ों में नया सीख सकते हैं जो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए, ठीक है। रीजनिंग में आप नया सीख सकते हैं। रीजनिंग और मैथ लास्ट के दिनों में सिर्फ कमज़ोरी ढूंढी जाती है इसमें कि हम कहाँ कमज़ोर हैं, ये सब पूरा नहीं पढ़ा जाता। क्योंकि रीजनिंग और मैथ जितना आपको सीखना था वो आप सीख चुके। अब पेपर में जितना आपने अब से पहले सीखा है वही कर पाओगे। सीखने के लिए आप सिर्फ फॉर्मूला बेस क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन या रीजनिंग के में क्वेश्चन जो तुरंत दिमाग में बैठ जाते हैं वही कर सकते हैं आप। बाकी और नया आप कुछ नहीं कर पाओगे, नया सीख के आप नहीं कर पाओगे, जो आपने सीखा वो भी भूल जाओगे। तो इसलिए जितनी पढ़ने की चीज़ें हैं, रटने की चीज़ें हैं, सिर्फ वही करें, उसी में अपना दिमाग लगाएं। जिन बच्चों की हिंदी अच्छी है वो हिंदी को और बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि हिंदी में बहुत बारीक बारीक पॉइंट होते हैं जिनमें हम कई बार गलतियां करते हैं। खासकर रचनाओं पर ध्यान दें आप। जितनी भी आपकी 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं तक की जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवि हैं, प्रसिद्ध प्रसिद्ध लेखक हैं, उनकी रचनाएं ज़रूर आ सकती हैं। कर्पूरी ठाकुर जी का अभी भारत रत्न के लिए नामित हुए हैं, तो हो सकता है उनकी रचना आ जाए कोई, या उनसे संबंधित किसी लेखक की रचना आ जाए जिनके वो अच्छे दोस्त रहे हों, जिनके के साथ उनकी अच्छी मित्रता रही हो, इस तरीके की वो आप वो रखेंगे, ठीक है। जीएस में आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जीएस में जैसे संविधान हो गया, देखो जीएस का सबसे बड़ा हिस्सा यदि देखा जाए तो वो इतिहास में आधुनिक भारत, ठीक है। वो मैंने अपनी जीएस कहाँ से पढ़े उस वाली क्लास में भी दे रखा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिमाइंड आपको करते चलूँ तो जीएस में आधुनिक भारत, जीएस के जो पोर्शन है उसका सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से बनता है, आधुनिक भारत, बायोलॉजी और संविधान, आपका राज व्यवस्था। ये 3 हिस्से सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यदि पुटअप होते हैं, एग्जामिनर अगर किसी चीज़ को जीएस मानता है, जिस चीज़ के लिए वो ये मानता है कि इसका ज्ञान तो जरूरी होना चाहिए, ज़रूरत नहीं जरूरी, ध्यान रखना, जरूर ही होना चाहिए इनका ज्ञान, एग्जामिनर भी ऐसा मानता है, तो इसी वजह से इनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है।
फिर इसके बाद में और चीज़ें थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है, तो इन्हें आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेंगे। नए नए संविधान संशोधन हो रहे, पिछले 8-10 सालों में बहुत संशोधन हो गए, वो आप देख लेंगे। नए नए अधिनियम लागू हुए, ठीक है। भूगोल में भारत का भूगोल आप बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। नदियाँ, पर्वत, इस तरीके की जितनी भी कैटेगराइज है, कृषि है, ये ज़रूर आप देख लेंगे, ठीक है। आधुनिक भारत बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। जीएस में आप ये कर सकते हैं। वर्तनी पे खास ख्याल रखेंगे हिंदी में। वर्तनी में खास ख्याल इसलिए रखेंगे क्योंकि वर्तनी बहुत छोटी सी चीज़ है और बहुत समझने की चीज़ है। छोटी भी है और समझने की भी है। यदि आप पे एक बिंदु मात्र का फर्क आ गया तो एक नंबर आपका खत्म हो गया। ऐसी ऐसी छोटी छोटी बारीकियां जहाँ आप गलती कर रहे हो वो जरूर रखेंगे। आज एक चैप्टर मैंने पढ़ाया काल। काल में अक्सर कर गलती होती है, बच्चे अंतर ही नहीं कर पाते कौन सा वर्तमान है, कौन सा सामान्य वर्तमान है, कौन सा पूर्ण वर्तमान है, कौन सा अपूर्ण वर्तमान है, कौन सा पूर्ण भूत है, कौन सा आसन भूत है, कौन सा सामान्य भूत है, तो कौन सा हेतु हेतु मद है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे और अपने इस समय को सिर्फ आपको यूटिलाइज करना है और कुछ नहीं। अपने दोहराने में, अपनी तैयारी को सिर्फ बढ़ाने में, अपने रिवीजन में आपको फोकस रखना है। ये फिर वही कहता चलूँगा, ये समय नया कुछ भी सीखने का नहीं है। एग्ज़ाम के कोशिश करना कि 1 या 2 दिन पहले आप पूरा सिलेबस निपटा करके बिल्कुल फ्री हो जाएं। जिनका सिलेबस पूरा नहीं होगा वो हावड़ तावड़ बिल्कुल ना करें। जितना भी करें अच्छे से करें। जिन्हें पता है कि हम पूरा नहीं कर पाएंगे सिलेबस को, वो जितना भी करें अच्छा सा करें और अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश करें। नया वो भी ना सीखें, जितना उन्होंने पढ़ लिया उसे ही करें। और 17 तारीख को जिनका एग्ज़ाम है वो कोशिश करिएगा कि आप 15 की शाम तक या 15 की रात तक फ्री हो जाए अपना सिलेबस निपटा करके। 16 तारीख में माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेशन रखिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा। 16 तारीख को रिलैक्स रखिएगा अपने माइंड को बस, और कुछ नहीं। वही सबसे बड़ी शक्ति है आपकी। आपका दिमाग रिलैक्स हो रहेगा तो आप जब 17 तारीख में एग्ज़ाम में बैठेंगे, ऐसे ही 18 तारीख में जिसका एग्ज़ाम है वो 16 की रात तक अपने आप को फ्री कर लिए। एक दिन बीच में अपने आप को बिल्कुल फ्री देने की कोशिश करिए, माइंड फ्री, जिनमें आप लोगों से अच्छी तरीके से बात कर सकें, ताकि जितनी भी आपकी मस्तिष्क की ग्रंथियां हैं उन सब को अपनी जगह पहुंचने का समय मिले। और जब अगले दिन आप उन सब वर्क लो, परीक्षा में बैठ करके अगले दिन आप उन सब वर्क लो, तो वो पूरी तरीके से कार्य करें। आपको तुरंत रेड बत्ती ना दिखा दें कि आप तो पेंसिल पकड़ के बैठो, एक क्वेश्चन आप पे खतरनाक सा आ जा और आप पेंसिल पकड़ के बैठो और वहाँ लाल लाल बीप बज जा कि ओवरलोड, तो मैं फूक जाएंगी, एग्ज़ाम हो जाएगा ख़राब। जो बच्चे रात को जाग कर पढ़ रहे हैं इस टाइम, उनके लिए बता दूं कि अब समय आ गया कि आप दिन में पढ़ें, रात को सोएं। कहीं ऐसा ना हो कि दिमाग को वही आदत पड़ी रहे रात को पढ़ने की और रात को जागने की और दिन में सोने की, और आपका एग्ज़ाम पड़े फर्स्ट शिफ्ट में जिसमें आप यहाँ परमानेंट सो रहे, वहाँ जा कर के दिमाग वो काम नहीं कर पाएगा। क्यों? उसे तो ये पता कि अगला तो सोवे रोज इस टाइम, तेरा तो सोने का टाइम हो रहा है, तो वहाँ आपकी तो आंखें जागी रहेंगी पर दिमाग सोया रहेगा। परीक्षा चाहे दूर लगे चाहे नज़दीक, कोशिश करिएगा पूरी रात की नींद ले करके आप तब जाएं। नींद अच्छी लोगे, दिमाग एक दिन पहले आप बिल्कुल समतल कर लोगे, तो पूरी तरीके से आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। पूरे धैर्य के साथ, पूरे फोकस के साथ आप अपना पेपर दे पाएंगे। बस इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और जो भी बाकी कुछ होगा मैं वीडियो डालता रहूँगा आपके पास। हिंदी आपकी कुछ बची हुई है वो धीरे धीरे हम कवर कर लेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। आपको शुभकामनाएं कि आपकी परीक्षा अच्छी हो और आप अच्छे से रिवाइज करें। इन 17-18 दिन में
आपका सिलेबस इस आयाम पे, उस मुकाम पे पहुंचे कि आपको लगे 15 तारीख में और 16 तारीख में आपको ये लग जाए कि आपकी सीट अब कोई नहीं ले पाएगा। ठीक है। जब मैं अपनी बताऊं, वैसे तो ये तो अभी मैंने आपको पहले बताया, चकाचौंध की दुनिया से मैं दूर रहूं, मैं इस तरीके की बातें करता नहीं, लेकिन फिर भी अपने पे ही मैंने ये सब चीज़ें लागू की है, इसलिए आपको बताइए। मैं परीक्षा से 2 दिन पहले बिल्कुल फ्री हो जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मेरा सिलेबस अब ख़त्म, अब मैं कोई काम नहीं करूँगा पढ़ाई से संबंधित। 1 से 1.5 दिन, खासकर ज़्यादा हो सके तो 2 दिन पहले, इससे माइंड रिलैक्स रहे। हमारे गुरुजी ने हमें यही बात बताई थी कि एक परीक्षा से 1-2 दिन पहले तो अपने आप को बिल्कुल फ्री कर दो। दिमाग को कह दो अब तेरा कोई काम नहीं, 2 दिन बाद तेरे से काम ले लूँगा। बूस्ट लगता है उसमें, आपकी परीक्षा में वो बूस्ट का काम करता है। बटन दबाया तो सब साग गए बस। और यही हुआ था। 2 घंटे की परीक्षा थी, 1.5 घंटे में पेपर कर लिया था, आधा घंटा पढ़ कर सोया था, और आज तक भी यही है। अब तो खैर बीच में तैयारी थोड़ी सी डाउन हो गई थी, बीमार पड़ने की वजह से पढ़ नहीं पाया, तो लास्ट तक लगा रहता हूँ एग्ज़ाम में। नहीं तो 25-30 मिनट पहले, मतलब कुल मिला करके इस तरीके से टाइम का यूटिलाइजेशन था कि यदि 1 घंटे की भी परीक्षा है तो 50-55-53 मिनट में पेपर करके 5-7 मिनट रिलैक्स बैठने की। ये परीक्षा 2 घंटे की थी, 1.5 घंटे में अपनी परीक्षा करके आराम से अगली कुर्सी पर पैर रख के पिछली बार पड़ा सो रहा था। मैडम से भी लड़ाई हो गई थी। मेरठ मेरा पेपर था, एक मैडम बोली कि आप यहाँ सोने आए हो। मगर जी मेरा एग्ज़ाम हो गया, मैं क्या करूँ, इधर उधर देखो, आप ये कहोगी कि नकल कर रहा। मेरा एग्ज़ाम हो गया, मैं बैठा हूँ आराम से। तो आप भी यही कोशिश करना कि आपकी परीक्षा 1.5 घंटे में, 1.25 घंटे में, मतलब बिल्कुल रिलैक्स तरीके से कंप्लीट हो जाए। किसी तरीके का बोझ मत लेना अपने दिमाग पे। पेपर छोटा है, समय बहुत ज़्यादा है, आराम से कर लोगे। ठीक है। किसी का कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब बिल्कुल दिया दिया जाएगा। जय हिंद।